हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र शास्त्री आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 के लेवल से। मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कक्षा 10 के लिए बना रहा हूँ। कक्षा 10 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और 9th क्लास के कक्षा 9 के भी जो छात्र छात्राएं हैं वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर जो कक्षा 10 के बारे में संस्कृत के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों 2021 में होने वाले पेपर में बोर्ड के एग्जाम में जो सिलेबस कम किया गया है उस कम किए गए सिलेबस के बाद जो कुछ बचता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर संधि पढ़ेंगे। संधि में दोस्तों बोर्ड में सिलेबस कम कर दिया गया है। संधि में संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों हटा दी गई है, केवल विसर्ग संधि ही आपके सिलेबस में है और वो ही अभी निश्चित किया गया है। तो अभी हम संधि की बात पहले संधि पढ़ते हैं और संधि क्या है, कैसे है, उसके बारे में सीखते हैं। तो देखो दोस्तों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मित्रता करना। जोड़ना या मित्रता करना, ये संधि का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम संधि की परिभाषा देखें, परिभाषा, तो संधि की परिभाषा हो जाती है दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा हो जाती है। इस परिभाषा के बाद हम आगे चलते हैं। तो संधि के भेद, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो देखो, एक होता है स्वर संधि, एक इसको स्वर भी ना लिखें तो हम पहले लिख रहे हैं अच मीन स्वर संधि। दूसरी जो संधि होती है वो होती है, संस्कृत में अगर हम उसको करें तो हल मीन्स व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं दोस्तों। इसमें से हमारे सिलेबस में इस साल हमारे सिलेबस में केवल विसर्ग संधि ही है, स्वर संधि और व्यंजन संधि हटा दी गई है। ये 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो अभी सिलेबस डाल दिया गया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस डाला गया है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें विसर्ग संधि ही हमारे सिलेबस में आएगी। विसर्ग संधि में अगर हम डिटेल और देखें तो विसर्ग संधि में कौन कौन सी संधियां हैं? एक तो है सप्त, दूसरी है रुक्त और तीसरी है उत्त और चौथी इसमें संधि है लोप। इसमें विसर्ग का लोप भी हो जाता है। तो ये 4 संधियां हमको पढ़नी है। मैं दोस्तों आप लोगों को सलाह दूंगा कि वैसे संधि सारी पढ़ो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो हमारे पास समय का अभाव है, समय कम है। अगर मार्च या अप्रैल में पेपर होते हैं तो आप लोगों को सारी संधि ना पढ़ करके केवल विसर्ग संधि की जो 4 संधियां हैं इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग इसी की तैयारी करेंगे तो उसी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पेपर आता है, तो सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। वैसे संधि जो है हिंदी और संस्कृत में लगभग सेम होती है और संधि हर कंपटीशन में आती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन में आगे अगर बैठोगे तो आगे कंपटीशन में आपको तीनों संधियां ही काम आएंगी और ये बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग संधि के बारे में देख रहे हैं। तो संधि की मैंने अभी आपको परिभाषा बताई और ये संधि के प्रकार हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा डीपली लेके चलूँगा और बताता हूँ कि संधि का जो अर्थ होता है जोड़ना या मित्रता करना। उसी प्रकार से एक शब्द आता है विच्छेद, एक शब्द आता है विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना या अलग करना, अलग करना। इस बात को भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा और ना डिटेल में ले जा करके अब संधि के बारे में आपको बताता हूँ। तो देखो हम लोग संधि पढ़ते हैं। मैंने आपको जो शुरू में प्रारंभ में ही आपको स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया था, उनकी बहुत अधिक आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि सबसे पहले, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी सबसे पहले हम देखते हैं तो सप्त संधि है दोस्तों। कौन सी है? सप्त संधि। अगर सप्त संधि में हम देखें तो इसका जो सूत्र आता है दोस्तों, वो सूत्र कौन सा है तो उसके बारे में देखो। इसका सूत्र है, सूत्र की वैसे आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूत्र से थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है। तो देखो इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य ये इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों अब हम इसका संधि में पढ़ते हैं। तो देखो इसका जो नियम है, हिंदी में आपको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी में सूत्र का अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बताता हूँ। तो देखो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में विसर्ग के बाद में अगर खर प्रत्याहार हो, खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ये तो दोस्तों क्या है कि सूत्र के अकॉर्डिंग है, ये नियम है सूत्र के अकॉर्डिंग। और अभी हम देखते हैं, इसमें से शॉर्टकट करते हैं, इसको डिटेल करते हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ खर लिखा है, खर एक प्रत्याहार है जिसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और श यहाँ पे। अगर इनमें से कोई सा भी अक्षर अगर बाद में हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ये नियम है। अब देखो नीरज शास्त्री का नियम क्या है? NS नीरज शास्त्री, नीरज शास्त्री का नियम क्या कहता है वो मैं आपको इस नियम को 3 भागों में विभाजित कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। देखो पहला नियम, विसर्ग के बाद में अगर च हो या छ हो या फिर संयम वाला श हो तो विसर्ग के स्थान पर संयम वाला श हो जाता है आधा। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? मैंने इस नियम के 3 भाग कर दिए हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। दूसरा इसका जो भाग है वो किस प्रकार से है कि विसर्ग के बाद में अगर तय हो, ठ हो, कै हो, ख हो या फिर तय हो, ह हो या फिर स दंत सकार हो, यानी कि सड़क वाला स हो तो विसर्ग के स्थान पर सड़क वाला स यानी दंत सकार आधा हो जाता है। इसके बाद में देखो दोस्तों तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद में ट टमाटर हो, ठ ठठेरा हो या फिर षटकोण वाला श हो यानी कि मूर्धन्य सकार हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार स षटकोण वाला आधा हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 नियम हैं। इन 3 नियमों को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकते हो। मैंने जो आपको यहाँ पर नियम बताया है, ऊपर जो नियम बताया है वो नियम बताया है सूत्र के अकॉर्डिंग। मैं समझता हूँ कि अगर आपको संधि निकालनी है तो आप मेरे वाले इस नियम को ध्यान रखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सूत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी देखो हम इनके उदाहरण देखते हैं एक एक के, तो उदाहरण किस प्रकार से बनते हैं उसको समझते हैं। तो दोस्तों देखो कह प्लस चित, कह प्लस चित। तो देखो दोस्तों विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में पहला जो वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है? च आ रहा है। च आ रहा है तो मैंने आपको बताया कि विसर्ग के बाद में अगर च हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा आधा, और आधा स होने के बाद जब इसको मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा पश्चित। और देखो दोस्तों निहि प्लस छल, निहि प्लस छल, इसमें विसर्ग आ रहा है। देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो विसर्ग के बाद में छ होने की वजह से
क्या जाएगा, विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, तो निश्चल। और दोस्तों देखो, रामः धन सेते, इस प्रकार से अगर हम देखें तो बाद में क्या है, श आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या रहेगा, संयम वाला श हो जाएगा, यानी कि काला दशकार हो जाएगा, और वो भी कैसा, आधा, तो बनेगा रामस्ते। तो ये आपका देखो दोस्तों पहला नियम हुआ। दूसरा नियम अगर हम देखें, दूसरे नियम में क्या कहता है कि विसर्ग के बाद में क्या हो, तय हो, थ हो, क हो, ख हो, क हो, फ हो, ऐसे हो, तो विसर्ग के स्थान पर दंत सकार हो जाता है। जैसे अयः प्लस करः, तो देखो दोस्तों क्या बनेगा, अयस, बाद में क्या है, अयस्कर, क्या बनेगा, अयस्कर। और देखो इसमें और भी बन सकता है, जैसे हम कहें कि रामः और तिष्ठति, रामः तिष्ठति बनाएंगे तो क्या बनेगा, रामस् तिष्ठति, इस प्रकार से बन सकता है। और देखो इसका अगर हम और उदाहरण देखें तो एक उदाहरण और, जैसे नि प्लस सार, तो क्या बनेगा, नि निस्सार। देखो आधा से हो गया, बाद में से आ रहा है इसमें। अब एक नियम और रह गया, कौन सा, तीसरा। अब इस नियम को भी हम देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। तीसरे नियम में क्या कहता है कि विसर्ग के बाद में ट हो, ठ हो या फिर षट्कम वाला श हो, तो विसर्ग के स्थान पर षट्कम वाला श यानी कि मूर्धन्य सकार आधा हो जाता है। तो जैसे देखो दोस्तों, धनु प्लस टंकार, टंकार, तो बाद में ट आ रहा है, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, क्या बनेगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार, इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कुछ उदाहरण दे करके आपको सप्त संधि समझाए। सप्त संधि में अगर आप ये तीनों नियम अगर ऐसे मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया आपको इस प्रकार से लेकर के चलते हो, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों अभी हमने संधि प्रारंभ कर दी है। संधि में हमने डायरेक्ट सीधा विसर्ग संधि पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि 2021 के बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग सीधा विसर्ग संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि में हमने सप्त संधि प्रारंभ की है। तो ये सप्त संधि हमने अभी आपको समझाई। कोई चीज़ अगर इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी छात्रों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सके, उनको भी संस्कृत पढ़ने को मिले। नमस्कार, धन्यवाद।